ब्लैक रॉक का नाम सुना है आपने? ज़रूर सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है इनका, दुनिया में काफ़ी प्रख्यात हैं ये। पर इन पर एक बड़ी आफत आ गई है। ये वही कंपनी है जो बड़ी बड़ी कंपनियों के एसेट्स को मैनेज किया करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन दिया करती हैं। लेकिन आज इस कंपनी का पैसा एशिया के बाजार में फंस गया है। मतलब आप मानोगे, जो कंपनी दूसरों का पैसा संभाल रही है वो अब खुद का लोन दिया पैसा निकाल नहीं पा रही है। आप सोच रहे होंगे, ऐसा तो केवल अपने देश में ही सुना है कि फला ने फला का पैसा दबा लिया। दुनिया में इतना बड़ा नाम रखने वाली कंपनी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसे किसी भी चक्कर में कैसे फंस सकती है जहां उनका पैसा दब जाए? ऐसा ही सोच रहे हैं ना आप? चलिए इस पूरे मामले को समझाता हूं कि आखिर हुआ क्या है, और ये भी देखते हैं कि क्या इसका असर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पर भी पड़ने वाला है या नहीं। चलिए देखिए, असल में ब्लैक रॉक का चीन में दिया गया एक लोन अब डिफॉल्ट हो चुका है और ब्लैक रॉक अपने पैसे को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही है, कोशिशें कर रही है। और बताया जा रहा है कि ब्लैक रॉक के करीब 27.5 मिलियन डॉलर फंस गए हैं। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। अब ये मामला सिर्फ 27.5 मिलियन डॉलर का नहीं है, बल्कि इसमें बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या एशिया का प्राइवेट क्रेडिट मार्केट उतना सुरक्षित है जितना दुनिया को दिखाया या बताया जा रहा था? और अगर दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म को अपने पैसे वापस लेने में ही मुश्किल आ रही है तो बाकी निवेशकों का क्या होगा? दरअसल मामला चीन की एक कोल्ड चेन लॉजिस्टिक कंपनी मेटकोल्ड से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लैक रॉक के एशिया पैसिफिक प्राइवेट क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड सेकंड ने मेटकोल्ड को 52.5 मिलियन डॉलर का लोन दिया था। लेकिन अप्रैल 2026 में कंपनी की एक यूनिट करीब 27.5 मिलियन डॉलर के लोन पर डिफॉल्ट कर गई, यानी तय समय पर पैसा वापस नहीं लौटा सकी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार यह भी सामने आ रहा है कि इंटरेस्ट अमाउंट भी अभी तक बकाया है। अब ब्लैक रॉक इस पैसे को रिकवर करने की कोशिश कर रही है और कंपनी के जो फाउंडर हैं हेनरी हा, इनकी पर्सनल गारंटी लागू करने की तैयारी कर रही है, मतलब वहां से वसूली की तैयारी कर रही है। अब यहां सबसे जरूरी सवाल यह है कि आखिर प्राइवेट क्रेडिट होता क्या है? पहले आप ये भी समझिए, क्योंकि भैया यही इस पूरी कहानी का असली केंद्र भी है। तो ये समझ नहीं आया तो कुछ नहीं समझ आएगा। तो आमतौर पर बड़ी कंपनियां बैंक से लोन लेती हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में प्राइवेट क्रेडिट तेजी से बढ़ा है। इसमें बड़े इन्वेस्टमेंट फंड सीधे कंपनियों को पैसा उधार दे देते हैं, यानी बीच में पारंपरिक तौर पर जो बैंक करा करते थे अब वो नहीं है। ब्लैक रॉक, अपोलो, केकेआर, एरएस जैसे कंपनियां इस सेक्टर में अब तेजी से बढ़ रही हैं और प्राइवेटली खुद से ही बड़ी कंपनियों को लोन दिया करती हैं। प्राइवेट क्रेडिट मार्केट को इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि यहां रिटर्न ज्यादा मिल सकता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। अब तक एशिया को प्राइवेट क्रेडिट के लिए कंपैरेटिवली सेफर मार्केट माना जाता था। एक्सपर्ट्स का तर्क था कि एशिया में लैंडिंग ज्यादा डिसिप्लिन्ड होती है, डील्स ज्यादा कंजर्वेटिव होती हैं और यहां यूएस की तरह एग्रेसिव रिस्क टेकिंग नहीं होता। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में ग्लोबल फंड्स ने एशिया में अरबों डॉलर झोंक भी दिए। लेकिन अब ब्लैक रॉक का ये डिफॉल्ट वाला जो केस है उस नैरेटिव को चुनौती देता दिखाई दे रहा है, जो अब तक दुनिया के सामने रखा जा रहा था या जो दुनिया को दिख रहा था कि यहां तो कभी कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती, लेकिन हो गई। असल में चीन की इकॉनमी का हाल किसी से छिपा नहीं है, आप भी जानते होंगे। पिछले कुछ समय से लगातार इकॉनमी दबाव में है। प्रॉपर्टी क्राइसिस हो, कमजोर कंज्यूमर डिमांड हो, लोकल गवर्नमेंट के डेट्स हों और ग्रोथ जो है उनकी धीमी पड़ी हुई है। धीमी ग्रोथ ने कई कंपनियों की हालत खराब भी कर दी है। इस चक्कर में रियल एस्टेट सेक्टर में पहले ही एवरग्रांडे जैसे कंपनियों के बड़े संकट दुनिया देख चुकी है। अब असर दूसरे सेक्टर्स पर भी दिखाई देने लगा है, वहां भी फैलने लगा है वायरस की तरह। कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड सप्लाई चेन बिजनेस भी इसी दबाव का शिकार बनता दिखाई दे रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ब्लैक रॉक के पास लोन के बदले कुछ कोलेट्रल मौजूद है, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसके पास उन ऑपरेटिंग कंपनीज पर डायरेक्ट क्लेम नहीं है जो असली फिजिकल एसेट्स को ऑन करती हैं। तो जिनसे लेना है उनका कुछ नहीं है, तो पैसा कौन देगा और कहां से आएगा? यानी पैसा वापस पाना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि अब यह केस एशिया के पूरे प्राइवेट क्रेडिट इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा टेस्ट केस बन गया है।
अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर ब्लैक रॉक जैसी कंपनियों की रिकवरी में दिक्कत आ रही है तो छोटे फंड्स और इन्वेस्टर्स का क्या होगा? क्योंकि ब्लैक रॉक के पास दुनिया की सबसे बड़ी लीगल टीम है, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं और रिकवरी के एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। इसके बावजूद अगर लोन रिकवरी मुश्किल हो रही है तो इसका मतलब रिस्क जमीन पर काफी बड़ा है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में ट्रेडिशनल बैंक्स ने कई जगह रिस्की लैंडिंग कम कर दी है। इसी खाली जगह को प्राइवेट क्रेडिट फंड्स ने भरना शुरू कर दिया। इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न चाहिए था, इसलिए पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और अल्ट्रा रिच इन्वेस्टर्स ने प्राइवेट क्रेडिट में भारी पैसा लगा दिया। लेकिन अब जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हो रही है, डिफॉल्ट्स बढ़ने का खतरा भी बढ़ रहा है। यही कारण है कि रेगुलेटर्स भी अब अलर्ट मोड में आ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश प्राइवेट क्रेडिट सेक्टर में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर चाहते हैं ताकि सिस्टमेटिक रिस्क को समय रहते रोका जा सके। अब एक और दिलचस्प एंगल को समझिएगा। एशिया का प्राइवेट क्रेडिट मार्केट अभी भी तेजी से बढ़ रहा है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के मुताबिक ये मार्केट 2027 तक करीब $92 बिलियन तक पहुंच सकता है, जबकि 2024 में इसका साइज लगभग $59 बिलियन का था। यानी पैसा लगातार आ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है और डील्स के लिए रेस तेज होती जा रही है। लेकिन जब पैसा ज्यादा तेजी से मार्केट में आता है तो कई बार लैंडिंग स्टैंडर्ड्स कमजोर पड़ने लगते हैं। यही डर अब एक्सपर्ट्स को सता रहा है। अब अगर इस पूरे मामले को ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखा जाए ना, तो ये सिर्फ ब्लैक रॉक की कहानी अब नहीं रह जाती, ये पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के बदलते हुए ढांचे की कहानी है। पहले बैंक्स सबसे बड़े लेंडर्स हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे शैडो बैंकिंग और प्राइवेट क्रेडिट सिस्टम तेजी से बढ़ रहा है। यानी फाइनेंशियल रिस्क अब ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम के बाहर भी फैल रहा है। और यही वजह है कि रेगुलेटर्स की चिंता बढ़ गई है। वो काफी चिंतित हैं, क्योंकि अगर बड़े पैमाने पर डिफॉल्ट्स शुरू होते हैं तो इसका असर पेंशन फंड से लेकर ग्लोबल मार्केट तक पहुंच सकता है। चीन के लिए भी ये मामला इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि उनकी साख दांव पे लगी हुई है। चीन पहले से ही विदेशी निवेशकों का भरोसा वापस पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर इंटरनेशनल फंड्स को रिकवरी में मुश्किल आ जाती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और कमजोर हो सकता है और इसका असर चीन में आने वाले विदेशी निवेश पर भी पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। अगर ब्लैक रॉक इस लोन का बड़ा हिस्सा रिकवर कर लेता है तो शायद मार्केट को कुछ राहत मिल जाए, लेकिन अगर रिकवरी कमजोर रह जाती है तो एशिया प्राइवेट क्रेडिट मार्केट पर बड़ा दबाव आ सकता है। इन्वेस्टर्स ज्यादा सावधान हो सकते हैं, लैंडिंग रूल सख्त हो सकते हैं और नए डील्स की ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। लेकिन एक बात साफ है, दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी का चीन में फंसना ग्लोबल फाइनेंस मार्केट के लिए एक बड़ा वार्निंग सिग्नल बन चुका है, क्योंकि जब तक इकॉनमी तेजी से बढ़ती है तब तक रिस्क दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही ग्रोथ धीमी होती है सबसे पहले कमजोर लोन्स सामने आने लगते हैं और शायद ब्लैक रॉक का ये मामला उसी शुरुआत का संकेत है। अब आपको क्या लगता है, क्या एशिया का प्राइवेट क्रेडिट मार्केट सच में सुरक्षित है या आने वाले टाइम में यहां भी बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलूंगा किसी नई वीडियो में। नमस्कार।